हाँ स्टूडेंट्स, मेरा फॉर्मेट रेडी है। ओके, और मैंने ये 29 लाख जो हमारे फिक्स एसेट्स में आया वो मैं इधर जाकर फिक्स एसेट्स में लिख दिया। अब शेड्यूल नंबर जैसे देखते हो जो नंबरिंग आती है वो नंबरिंग दे देते। अब जैसे क्वेश्चन दिया ना वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते, पहले ट्रायल बैलेंस एम्प्टी करते और फिर वन बाय वन एडजस्टमेंट्स करते जाते। सो ट्रायल बैलेंस अभी देखो कौन से हेड्स में क्या क्या आएगा याद रखो, क्योंकि एमसीक्यू में आपको यही पूछेंगे ये चीज़ कौन से हेड में आएंगी, वो चीज़ कौन से हेड में आएंगी, तो सम करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर वे में आपको याद होगा, रादर देन खाली सब बाय हार्ट करते रहोगे तो डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो अभी देखो कैसे जाएगा। तो फिक्स असेट्स नेट ब्लॉक तो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया, तो वो तो अपना सॉल्व हो गया मैटर। ओके, अब आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो जैसे जैसे जो आइटम्स आती जाएगी हम लोग क्या करते जाएंगे, उसको ट्रांसफर करते जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 15 लाख रुपये दिए हुए, और इक्विटी शेयर कैपिटल में खाली डिस्क्लोजर दिया हुआ है इधर, जो 15 लाख इक्विटी का और प्रेफरेंस शेयर का है, तो डिस्क्लोजर दिया है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ओके, तो शेयर होल्डर फंड में वर्किंग नोट नंबर 1 में इधर कर रहा हूँ, दैट इज शेयर कैपिटल। अब देख लो जरा, ऑथोराइज कैपिटल पहले आता है। ओके, अभी जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में अगर फुल फॉर्म लिखने का जो भी है। ऑथोराइज कैपिटल मींस दी शेयर्स विच आर इशूड बाय सेबी, सेबी ने जो परमिशन दी हुई है कि कितने शेयर इशू कर सकते हो। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 5,000 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ, so 2,50,000 equity shares of rupees 10 each। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख तो दिया हुआ है, 25 लाख, 25 लैक्स। और उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर के बारे में कितना बोला हुआ है आपको, 5,000 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए। सो टोटल हो गया 30 लैक्स। दिस इज जस्ट अ डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट में हम ऑथोराइज नहीं लिखते, हम जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अब इशूड एंड पेड अप कैपिटल में आप ऊपर देखो आपको कितने इक्विटी शेयर दिए, तो 15 लाख दिए, मतलब कितने हो जाएंगे, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 15 लाख। और प्रेफरेंस शेयर अगर आप देखो तो उधर 4 लाख दिया है, और नीचे प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन जो आप पूछ रहे थे ना, एक एडजस्टमेंट में बोला वो टेम्पररी अकाउंट है, तो वो यहाँ पर एडजस्ट करना है। रिडीम हो गया मतलब गए ना, और वो क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर उधर तो पहले दिया हुआ है, क्या नाम है, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 4 लाख रुपये, और इसमें से लेस प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन जो टेम्पररी अकाउंट है, जो एडजस्ट नहीं किया है तो वो एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, 4 लाख, तो इट इज गॉन। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 15 लाख। सो ये 15 लाख आपके बैलेंस शीट में जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दैट इज 15 लाख रुपीस। ये 15 लाख इधर आ जाएगा। समझ में आया आपको कैसे करना है। फिर आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 2। ये दो मेजर वर्किंग होते हैं जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो ये इशूड एंड पेड अप कैपिटल, तो ये इशूड कैपिटल और ये फाइनली पेड अप कैपिटल। अब रिजर्व्स में क्या क्या है और किस किस पे रिजर्व्स है, तो जनरल रिजर्व्स पहले तो आपको वो CRR एक आ जाएगा, फिर जनरल रिजर्व्स आएगा। ओके, CRR कहाँ से आएगा, तो वो एडजस्टमेंट में नीचे बोला ना रिडीम किया हुआ, तो कुछ नहीं बोला, तो पूरा का पूरा रिजर्व्स में से रिडीम किया, उधर बोला आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो ये 4 लाख रुपए जनरल रिजर्व से के, तो जनरल रिजर्व से माइनस होंगे और CRR में क्रिएट हो गए, तो पुराना कोई CRR नहीं है, तो नया CRR ही सीधा सीधा 4 लाख रुपए आ जाएंगे आपके इधर, क्योंकि उसकी जनरल एंट्री मैंने आपको बोला था जनरल रिजर्व टू CRR, और जनरल रिजर्व से माइनस होंगे, तो पुराना जनरल रिजर्व आपको दिया है 6 लाख रुपया, तो 6 लैक्स माइनस ट्रांसफर टू CRR, तो ये 4 लाख यहाँ से आप माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीस। अभी आगे आपको और क्या दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो वो एज इट इज़ लिख लेते। ओके, सो कैपिटल रिजर्व्स आपका कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपया, तो एज इट इज़ लिख लेंगे कैपिटल रिजर्व्स। लैक्स और सिक्योरिटी प्रीमियम
ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट इज़ लिख लेंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना दिया है? 1,50,000, 1,50,000। एनीथिंग एल्स? और कुछ भी क्वेश्चन में दिया है? आई थिंक सो सब कुछ लिख दिया मैंने। कैपिटल रिजर्व लिख लिया, CRR जो नया क्रिएट हुआ है वो लिख लिया है। ओके, जनरल रिजर्व्स में से जो माइनस किया है वो लिख दिया है। बस और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। तो टोटल कर लेते हैं इसका। तो टोटल कितना आ रहा है? हाँ, और एक मैं भूल गया स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ना, हाँ, P&L, सॉरी। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है तो वो भी हम लोग इधर रिकॉर्ड कर लेते। सो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट इज 11,30,000, 11,30,000। हाँ, बस और कुछ नहीं है। जस्ट टोटल दिस आउट। सो दिस इज 4 + 2 6 + 2 + 150 + 1130। सो 20,80,000 आ रहा है रिजर्व। 20,80,000 MCQ में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, जरा देख लेना कैसे करना है। दिस विल बी 20,80,000। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको दिया है हुआ है 9% डिबेंचर, बट आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स उसमें कुछ भी हम लोग को एडजस्ट। हाँ, एक दिया हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड, ये तो बना लेता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, उसमें आपका आ जाएगा, क्या नाम है उसका, 9% डिबेंचर। ओके, 9% डिबेंचर सिक्योर्ड ऑन लैंड। डिस्क्लोजर है इसलिए मैंने बना दिया 1.5 लाख रुपये, 1,50,000। तो वो इधर ट्रांसफर कर देंगे 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट कम्स करंट लायबिलिटी। ओके, करंट लायबिलिटी में सीधा आ जाएगा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में दो चीज़ दी हुई है मेरे ख्याल से यहाँ पर, एक क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। कुछ वर्किंग नहीं है बट दो चीज़ें तो बना लेते हैं। नंबर 4 ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। स्टूडेंट्स कितना दिया है आपको? क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है और बिल्स पेएबल कितना दिया है? 2,93,635 और बिल्स पेएबल है 15,000। बस 293,635, 293,635 और 15,000 टोटल कर लीजिए। 293,635 + 15,000, 3,08,635, 3,08,635। ओके, 3,08,635। नेक्स्ट कम्स योर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें लेना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वर्किंग नोट नंबर 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या कर सकते हैं मालूम? जो करंट ईयर का टैक्स है ना, उसके सामने एडवांस टैक्स को एडजस्ट कर देने का। ओके, आप वो एडवांस टैक्स को अलग से भी लिख सकते हैं असेट साइड में। यू कैन राइट इन दी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी लिख सकते हैं, बट बेटर है, मैंने देखा हूँ मेजॉरिटी टेक्स्ट बुक में हमारी यही फॉलो होता है, हमारी जो मेन TY की जो टेक्स्ट बुक है, तो इसलिए हम भी यहाँ पर उसी पे उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो करंट ईयर का देखो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आपने किया, 1,55,000 और एडवांस टैक्स उसके सामने कितना पे किया हुआ है, सो 1,40,000। ये करंट ईयर का तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में होगा। लास्ट ईयर का वो फॉर्मूला जो पता है ना, उसमें आपको करना रहेगा। तो अभी डायरेक्टली यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 15,000 रुपये यहाँ पर आ जाते हैं। यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर दिस 15,000 ईयर। नेक्स्ट उसके बाद में क्या दिया है हमको?
इंटरेस्ट अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स. ओके, तो कितना आउटस्टैंडिंग बोला हुआ है? 6750. तो ये अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा. एक ही दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो. अपने डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पूछा ही नहीं. मैं डायरेक्टली इधर ही लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स. डायरेक्टली लाइक कितना अमाउंट दिया हुआ है आपको? 6750. तो टोटल कर लेते हैं इसका. लाइबिलिटी साइड हो गया अपना 15 लाख प्लस 20 लाख 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,08,635 प्लस यहाँ पर एक और दिया हुआ है स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, सॉरी प्रपोज डिविडेंड भी है. और एक आइटम बराबर लेना नहीं तो टैली नहीं होएगा. सो प्रपोज डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख रुपये दिया हुआ है. 1,50,000. दिस इज 1,65,000. 1,65,000. एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ. 15 लाख प्लस 20,80,000 प्लस 1,50,000 3,08,635 1,65,000 42,10,385 आ रहा है एक साइड. 42,10,385 42,10,385 पे टैली होना चाहिए. 42,10,385. ठीक है. तो अभी मैं ये फिक्स एसेट्स का वर्किंग फिर यहाँ पर ले सकता हूँ. ये अभी नंबर 6 दे देते इसको, तो इधर वर्किंग नोट नंबर 6 हो गया. ठीक है. इनटैंजिबल में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, कुछ गुडविल पेटेंट कॉपीराइट जैसा कुछ भी नहीं है. ओके, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट अभी लेते हैं. मैं स्टूडेंट्स ये नीचे का ये अबाउट कर लेता. आई होप सो आपने ये फिक्स एसेट्स वाला तो लिख लिया है अच्छी तरीके से. ठीक है. अपने को और भी एडजस्टमेंट्स है, वहाँ पर एक जगह चाहिएगी. ये वर्किंग नोट नंबर 6 तक हो गया हमारा. फिक्स एसेट्स को हमने 6 दे दिया. ठीक है. तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ पर ही लेता हूँ पहले 7. तो अभी क्या दिया हुआ है आपको? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आई थिंक सो एडजस्टमेंट नंबर 3 में उसका पूरा डिस्क्लोजर दिया है, तो वो हम लोग को डिस्क्लोजर में लिखना होगा. सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विल बी वर्किंग नोट नंबर 7. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. सो उधर क्या दिया हुआ है वो वर्किंग नोट में हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा. सो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर्स इन, क्या नाम है कौन सी कंपनी में? हमने नम्रता लिमिटेड. इक्विटी शेयर्स इन नम्रता लिमिटेड. हाँ, क्या बोला है? 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप. सो 50,000 इंटू 8, 4 लाख रुपये. वो 4 लाख रुपये का डिस्क्लोजर है. और उधर ब्रैकेट में उसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है. इधर ब्रैकेट में उसका मार्केट वैल्यू लिख लेता हूँ. कितना दिया है मार्केट वैल्यू? 3,90,000. तो दिस 4 लाख विल बी ट्रांसफर्ड. अदर नॉन करंट असेट में अपने लॉसेस आ जाएंगे. अदर नॉन करंट असेट में लॉसेस लेना है हमको.
मेरे ख्याल से अदर नॉन करंट असेट में खाली एक ही है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, और वो है शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,000 रुपये. यू कैन डायरेक्टली राइट. शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एग्जाम में सब फुल फॉर्म, शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,000 रुपये. उसके बाद इन्वेंटरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इन्वेंटरीज डायरेक्टली लिख सकते हैं. इन्वेंटरीज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,42,000. यू कैन डायरेक्टली राइट. कुछ है नहीं, मार्केट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है. 2,42,000. ट्रेड रिसीवेबल में वर्किंग बना देंगे बिकॉज वो डेटर्स में भी दिया हुआ है डिटेल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स, तो बिल रिसीवेबल लिख लेता हूँ, और फिर सन्ड्री डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months और अदर्स करके आ जाएगा. हाँ, तो बिल रिसीवेबल तो नीचे दिया हुआ है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो. बिल रिसीवेबल का वैल्यू कितना है 77,000. और सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months. ओके, तो दैट इज 169,365. 169,365. और बाकी अदर्स में आ जाएगा, तो डिफरेंस लेना है आपको. टोटल सन्ड्री डेटर्स आपको दिया हुआ है 467,235. 467,235 माइनस 169,365 आप माइनस कर दो, तो आपको अदर्स वाले डेटर मिल जाएंगे. और अदर्स वाले डेटर्स मेरे ख्याल से आ रहे हैं 297,870. 297,870. तो उसका टोटल आप जाकर अभी लिख सकते हो 467,235. और एक डिस्क्लोजर भी है उधर स्टूडेंट्स, सो वो डिस्क्लोजर हम लोग लिख लेते हैं. डिस्क्लोजर में क्या बोला हुआ है, डेटर्स अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड. यहाँ लिख लेते हैं अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड गुड. ये सब डिस्क्लोजर है स्टूडेंट्स, वो सब दिखाना पड़ता है. इट्स अ पार्ट AS1 है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज़. और जो भी फाइनल अकाउंट्स में भी जो डिस्क्लोजर है वो आपको शो करने पड़ते हैं. टोटल कर लो अभी आप, तो 77,000 प्लस 467,235. सो टोटल कर लेंगे तो 544,235 आ रहा है. 544,235. और लास्ट एक वर्किंग आएगी एडजस्टमेंट 9, इधर करता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. इन हैंड और एट बैंक आ जाएगा आपका. क्वेश्चन में एट बैंक दिया है 76,500 और इन हैंड दिया हुआ है 32,650. तो 32,650 प्लस 76,500, 1,09,150. 1,09,150. सबका टोटल कर लेते हैं अभी. सो 29 लाख, 4 lakhs, 5,000, 2,42,000, 5,44,235 plus 1,09,150. $29 lakhs, 4 lakh, 5,000, 2,42,000, 5,44,235, 1,09,150. ओके. अच्छा, एक और एक हेडिंग है, मिस हो गया इधर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है. मैं इधर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स.
ई करके और एक हेडिंग है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें क्या है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस भी है ना स्टूडेंट्स, एक आइटम भूल गया तो। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 रुपया, 10,000। हाँ अभी आप टोटल कर लीजिए, मेरे पास इधर जगह नहीं है स्टूडेंट, सेम वही टोटल आएगा। ओके तो 10,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। सो 42 लाख 10,385। रिपीट, टेंजिबल है 29 लाख, इंटेंजिबल कुछ नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, अदर नॉन करंट एसेट इज 5,000, इन्वेंटरीज इज 2,42,000, ट्रेड रिसीवेबल इज 544,235, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज 1,09,150। ओके वर्किंग नोट हमने किया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1,09,150, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 1,09,150। अच्छा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मैंने लिखा था, अरे उसमें मैंने लिखने भूल गया, मैं ये करेक्शन कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, बराबर ज़रा लिख लेते हैं, हमने लिखा ही था, मैंने उसमें वैल्यू लिखना भूल गया एक्चुअली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लिया। हाँ हमने तो बनाया ही, वही मैं बोला मैंने बनाया था वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्किंग नोट नंबर 9 था, ये 10,000 इधर ऊपर लिखने में भूल गया। नंबर 9 क्या था हमारा, 1,09,150, और अभी उसका टोटल कर लीजिए, और वो जितना था आपने सब बनाया, 4 आइटम ली थी, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो 29 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5,000 प्लस 2,42,000 प्लस 5,44,235 प्लस 10,000 प्लस 1,09,150, यस 42,10,385। तो ये अपना टोटल आ जाएगा। ओके मैं इधर बाजू में लिख लेता हूँ 42,10,385। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बनाया था इधर सी में, दिखा नहीं। ओके तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल दिया, टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको नीचे लिखनी पड़ेगी, बस एक कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो इसके नीचे एक एस्टेरिस्क मार्क करके लिखिए आप कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसमें आप लिखोगे कंटिंजेंट लायबिलिटी में स्टूडेंट्स। ओके वो जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपया कॉल किया तो 2 रुपया फ्यूचर में मंगा सकती है। ओके दैट कंपनी, तो यू हैव टू रिकॉर्ड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी विच मे अराइज इन फ्यूचर। तो राइट देयर uncalled liability on the investment in equity shares of Namrata Limited, uncalled liability on equity shares of Namrata Limited 1 लाख रुपीस। कैसे आया, तो ब्रैकेट में 50,000 शेयर इंटू 2, 8 रुपया मंगा दिया, 2 रुपया फ्यूचर में मंगाएंगे, तो 50,000 इंटू 2। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर सब स्केड्यूल्स कवर अप इसलिए किया डिटेल में, ताकि आपको कोई भी एक एक सिंगल स्केड्यूल एज एन एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, बट अभी मैं हर एक स्केड्यूल अलग अलग समझाने जाऊंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ओके सो आई हैव टेकन वन डिटेल क्वेश्चन और उसमें सब स्केड्यूल कवर अप कर लिया, सोफा कवर अप कर लिया, मेन फिक्स एसेट्स का, शेयर कैपिटल कवर अप कर दिया, रिजर्व्स का कवर अप कर लिया, और बाकी छोटे छोटे जो स्केड्यूल्स थे वो भी कवर अप कर लिए, और वो टैक्स का जो फॉर्मूला था वो भी कर लिया। लास्ट ईयर का दिया होगा एडवांस टैक्स और ग्रॉस डिमांड प्रोविजन, तो वो फॉर्मूला करंट ईयर का दिया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ही एडजस्ट कर सकते हैं इन दी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो आई होप सो आपको ये फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग एन इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और वो हमने किधर भी नहीं किया हुआ। बैलेंस शीट तो हमने दूसरे चैप्टर में भी बनाया था, तो वो इनकम स्टेटमेंट वैसे ही डिटेल में करेंगे, तो वो अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सो दैट विल कवर अप ऑल द वेराइटीज फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स। तो अभी एमसीक्यू इसी पे बेस्ड कुछ आएगा, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले एमसीक्यू आप अच्छी तरीके से थरो कर लो, और ये वाला जो जो हम सम्स करते हैं वो अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, तो यू कैन मैनेज ऑल दी कैलकुलेटिव एमसीक्यूज ऑल्सो एंड थियोरेटिकल एमसीक्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी दिया हुआ है। सो प्लीज डू फॉलो इट। नेक्स्ट टाइम एक वो इनकम स्टेटमेंट वाला करते हैं, सो दैट विल कवर अप एवरीथिंग, and in the doubt solving section whatever doubts are there, so we'll be discussing and we'll be clearing all the doubts. Okay, that's all from my side. Next time we'll be continuing students with more such questions. Okay, basically the income statement wala question hum continue karenge.
और जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज है वो हम लोग क्लियर कर देंगे इन द लाइव सेशन. गुड बाय स्टूडेंट, प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम.